नीट के साथ भी और नीट के बाद भी। यह महज एक लाइन नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र तंवर, आपका एसटी सर। आज आपके सामने एक ऐसा सेशन लाने जा रहा हूं जिसके लिए कई स्टूडेंट जो कि नीट 2026 के अंदर अभी सेलेक्ट हुए हैं और काउंसलिंग के लिए अपीयर होने वाले हैं, उनको वो इस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काउंसलिंग प्रोसेस एक महज एक प्रक्रिया ही नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, रिजल्ट भी आया है, अच्छी रैंक भी आई है, घर में खुशियां भी बनी है, लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर की गई एक छोटी सी गलती आपका कॉलेज, आपका सपना और कभी कभी आपका एक पूरा साल भी खराब कर सकती है। वैसे तो ये काउंसलिंग वाली प्रोसेस हम लोग बैक एंड से पहले से ही करते आ रहे हैं, लगभग 4 साल से, जिसमें हमारा साथ डॉक्टर धीरज दे रहे हैं। डॉक्टर धीरज, वैसे डॉक्टर बोलना अभी फिलहाल के लिए गलत होगा क्योंकि ये कोटा मेडिकल कॉलेज जीएमसी कोटा के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, लेकिन ये पिछले 4 साल से इन्होंने कई स्टूडेंट्स की विदाउट एनी फी इस तरह से हेल्प की है कि उनको अगर कॉलेज लेने में थोड़ी सी असुविधा हो रही थी तो उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ अच्छे कॉलेज में भी पहुंच पाए हैं। इसलिए ही मैं इनके आगे डॉक्टर लगाता हूं कि करियर तो ये बना ही रहे हैं, साल तो ये बचा ही रहे हैं। इनके साथ साथ इनकी टीम भी जुड़ी हुई है, जो इनके स्टूडेंट्स की ही टीम है साथ के, क्योंकि अभी तक ये चीजें हम बैकएंड पे कर रहे थे, लेकिन टॉपर्स विंग के इस प्लेटफॉर्म पर हम अब फ्रंट फुट पे आकर खेलने वाले हैं। आपको इस काउंसलिंग के लिए हम पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर हम आज लेके आए हैं काउंसलिंग प्रोसेस कैसे चलेगी, उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि किस तरह से राउंड्स जो हैं वो आगे प्रोसीड होंगे, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है और क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, वो सब के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, ये उनके पेरेंट्स, उनके भाई, उनके लिए भी है, ताकि वो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें, ताकि आप घर के अंदर एक कॉमन डिसीजन लें कि बच्चे को, स्टूडेंट को किस कॉलेज में, किस प्रोसेस के अंदर, किस राउंड में, कहां पर हमें स्टूडेंट्स को कॉलेज में पहुंचाना है। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर धीरज से कि इस चीज को कंटिन्यू करें। मैं जानता हूं कि आपने जिस कॉन्फिडेंस से पिछले 4 साल में हजारों बच्चों के लिए काउंसलिंग की प्रोसेस हमारे कहने पे की है, ये प्रोसेस आप उनको इतने बेहतरीन तरीके से समझाएं कि बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ, काउंसलिंग जो है वो बहुत बड़ा हवा नहीं है, ये एक छोटी सी प्रोसेस है जिसको अगर ध्यान से सुना जाए, समझा जाए तो आराम से हंसती, क्योंकि वो बच्चे तो मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने पीसीबी जैसा एक बड़ा सा पोर्शन कवर किया है और इंडिया में बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो डॉक्टर धीरज, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जो मेरा नॉलेज है उसको मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ। और काफ़ी, जैसा कि आपने भी बताया, 4 साल से बहुत सारे पेरेंट्स का ट्रस्ट, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट कि उनको राइट ट्रैक पर जो उनको मिलना चाहिए, डिजर्विंग है वो, उस कॉलेज में मैं मेरे नॉलेज से उनको पहुंचा पाया हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे ये प्रोसेस। सबसे पहली बात तो हम इसके सेशन के अंदर 2026 की काउंसलिंग के अंदर जो भी रिक्वायर्ड चीजें होंगी, डॉक्टर धीरज की हेल्प से हम वो चीज सीखने जा रहे हैं। मैं भी यहां पर बहुत सारी चीजें सीखूंगा और मैं चाहूंगा कि मैं एज ए स्टूडेंट यहां पर खड़ा रहूं, जो कि नीट काउंसलिंग के लिए अभी अपीयर हो रहा है, और शायद आपके जो क्वेश्चंस हो वो मैं अपने थ्रू डॉक्टर धीरज तक पहुंचाऊं। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी बात रखिए, डेफिनेटली उन चीजों को एड्रेस किया जाएगा। yes. तो सबसे पहली जो चीज होती है नीट काउंसलिंग में, कि मेरे पास पिछले 4 साल से मैं जब बच्चों की काउंसलिंग भी कर रहा हूँ और बहुत सारे पेरेंट्स हैं, तो सबसे बड़ा जो मिथ जो है मार्केट के अंदर जो घूम रहा है वो ये है कि सर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कि काउंसलिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं इस मिथ को आज यहाँ पर आप सबके सामने ब्रेक कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। बस एक कुछ चुनिंदा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि आपके पास होने चाहिए या फिर आपके पास पहले से होते हैं। तो अभी हम उन सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका नीट 2026 यूजी का स्कोर कार्ड। आप अपने स्कोर कार्ड को प्रिंट करवा के रख लीजिए, उसकी 4 से 5 जेरोक्स बना के रखिए। सेकंड नंबर पे आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने नीट यूजी के प्रोसेस के समय भरा था उसको आप प्रिंट करवा लीजिए,
और उसकी भी 4 से 5 जेरोक्स आप अपने पास रखिए। तीसरा आता है कि आपने जो 10th 11th 12th क्लास जहां से करी है वहां की स्कूल की मार्कशीट, जिसमें 10th और 12th की बोर्ड्स की मार्कशीट, एंड 11th क्लास जो है वो काफी काफी किस किस स्टेट में मैंडेटरी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर अगर आप स्टेट कोटा में जाते हैं तो वहां 11th की मार्कशीट मैंडेटरी है, बट वहीं बिहार की बात करें तो सर वहां पर मैंडेटरी नहीं है। तो ये 3 क्लास के सर्टिफिकेट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आधार कार्ड। तो जो हमारा एक पहचान भी है, तो एक आधार कार्ड आपको चाहिए, उसकी 4 से 5 जेरोक्स। उसके बाद ये स्कूल के ही डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंड जो 8th नंबर पे है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल से मिलेंगे जहां से आपने 12th पास आउट करी है। देन आपके पास आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये बताता है कि आप उस एरिया से, उस लोकेलिटी से हैं, तो ये आपका आपके किसी भी नियर बाय जो भी ऑफिस है वहां पर बन जाता है। देन आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। यहाँ सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि जो फोटोग्राफ आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया है या फिर अपलोड किया है वही फोटोग्राफ आप अपने पास रखें, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट काफी इस चीज के लिए स्ट्रिक्ट होते हैं कि आप वही डॉक्यूमेंट अपलोड करें काउंसलिंग में भी जो आपने नीट के टाइम पे प्रोसेस जब एप्लीकेशन किया था तब अपलोड किए थे। देन एक गैप सर्टिफिकेट होता ये है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आने वाला है जी 10th सर। नंबर का गैप सर्टिफिकेट, क्योंकि नीट जैसे एग्जाम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ड्रॉप लेते हैं और उसके बाद में कॉलेज में शायद ऐसी संख्या बहुत ज्यादा होती है। जी सर। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? सर गैप सर्टिफिकेट ये होता है कि एक परफॉर्मा होता है जो कि नोटेरी, तहसील या फिर कहीं पे भी कोर्ट में बन जाता है, जो कि वकील द्वारा नोटेरी की जाती है। इसमें यह बताया जाता है कि आपने जब 12th पास करी है और जब आप नीट के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, एक मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो उसके बीच में आपने कितने समय का गैप रखा है, कितने समय का अंतराल रखा है, ये सर्टिफिकेट उसको बताता है। और ये आपका आधा या 1 घंटे का प्रोसेस होता है। आप कहीं भी तहसील या कोर्ट में जाइए, वहां पे आप किसी भी नोटरी वाले से बोलिए कि सर मुझे अंतराल प्रमाण पत्र या फिर गैप सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो जरूर बना देंगे। इसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट। ये मोस्टली ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है, बाकी सबके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एक इसमें कास्ट सर्टिफिकेट भी है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो भी मैंडेटरी होता है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, इन 4 कैटेगरीज के लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी रिक्वायरमेंट है। क्या कास्ट सर्टिफिकेट अगर मुझे ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करवानी है तो कास्ट सर्टिफिकेट का जो नेशनल परफॉर्मा है उसमें बनाना चाहिए या फिर स्टेट वाइज जो होता है उसके हिसाब से? ये सर आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के कि कास्ट सर्टिफिकेट हमें जो हमने स्टेट से बनवाया है वही चलेगा या फिर सेंट्रल का। तो जो सेंट्रल के नॉर्म्स हैं वो थोड़े अलग हैं, स्टेट के कुछ अलग हैं। कुछ कैटेगरीज या फिर कास्ट सेंट्रल में अलग कैटेगरी में आती है और स्टेट में अलग में आती है, तो दोनों के परफॉर्मे में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो आप अपने जो जो भी अथॉरिटी है, ऑफिस है, वहां पर जाइए और उन्हें बोलिए कि मुझे सेंट्रल का बनवाना है या फिर स्टेट का बनवाना है। तो वो वहां पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे दोनों के लिए और आप वहां पर जाकर बनवा सकते हो। क्या बच्चा दोनों का एक साथ बना सकता है? यस सर, दोनों के लिए एक साथ बना सकता है और 5 से 6 दिन की प्रोसेस रहती है जिसमें 5-6 दिन के अंदर, क्योंकि हमारे पास काउंसलिंग के अंदर शायद उतना टाइम भी है। अगर कोई Yes, sir. स्टूडेंट्स अभी तक नहीं बना पाया है तो वो चीज यहाँ पर ये कवर कर सकते हैं। यस सर। चलिए, ये तो बात हुई डॉक्यूमेंट्स की, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आपको चाहिए और आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सारी चीजें इकट्ठी करके भी रखी होगी। हमने जो काउंसलिंग के अंदर स्टूडेंट्स को जोड़ा हुआ है, जो हमारी काउंसलिंग करते हैं, जिसमें डॉक्टर धीरज और उनके साथ के बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, जो फाइनल ईयर के हैं, वो सब कर रहे हैं। वो टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को उस ग्रुप में अपडेट भी करते हैं Yes, कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको बना के रखने ही हैं, और ये पिछले रिजल्ट के बाद से कंटिन्यू उनको रोज अपडेट किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं कि जो ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है वो है क्या, पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस में क्या क्या होता है उसके बारे में हम अपन डिस्कस करते हैं। तो जो नीट यूजी काउंसलिंग के जो कोटा हैं वो मेनली 2 तरह के कोटा है, एक ऑल इंडिया कोटा और एक स्टेट कोटा। स्टेट कोटा में 85% सीट्स जाती है और ऑल इंडिया कोटा में 15% प्लस 100% सीट्स ऑफ सेंट्रल कॉलेजेस। सेंट्रल कॉलेजेस, इसमें क्या क्या आते हैं? सर 100% सीट्स का मतलब है कि अगर किसी कॉलेज में 100 सीट है तो वो 100 की 100 सीट ऑल इंडिया से फिलअप होगी। और सेंट्रल कॉलेज में आते हैं एम्स के सारे कॉलेज सेंट्रल के हो गए। ओके जिपमर, ओके एएफएमसी, ओके उसके बाद बीएचयू, एएमयू, जो भी ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं ये सारे सेंट्रल कोटा के अंदर आते हैं और ये ऑल इंडिया कोटा से 100 के 100% सीट्स उनकी ऑल इंडिया कोटा से फिलअप होती है। और बाकी जो कॉलेज है उनका 15%, मतलब कि अगर 100 सीट एक मेडिकल कॉलेज में है तो उसकी 85 सीट्स स्टेट फिलअप होगी स्टेट कोटा से, देन 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिलअप होगी। ठीक है, ये मैं भी समझ गया। यस।
अब इस बार जो एक टर्मिनोलॉजी बहुत सी हम भी आगे यूज करेंगे और जो एमसीसी ने भी यूज की है, वो दो वर्ड्स हैं, एक फ्रीज कैंडिडेट और फ्लोट कैंडिडेट। तो अब हम समझते हैं कि इनका मतलब क्या है, कि कहां पर फ्रीज कैंडिडेट कहीं पे यूज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, या फिर फ्लोट यूज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है। एक बार आप ध्यान से सुनिएगा इनको, क्योंकि ये वाले वर्ड्स मुझे लगता है बहुत बार यूज होंगे इस पूरी वीडियो के अंदर, और जब हम उसको फ्रीज और फ्लोट वर्ड यूज करेंगे तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन चीजों को पहले समझ लें एक सिंपल सी लैंग्वेज में। सर एक सिंपल सी लैंग्वेज में डॉक्टर धीरज आप बताइए, बस सिंपल, अभी ये छोड़िए, यस आप बस ये बताइए फ्रीज मतलब क्या है और फ्लोट मतलब क्या है। तो फ्रीज का मतलब है कि आपको राउंड वन में कोई कॉलेज अलॉट हो गई और आप उसको लेना चाहते हैं, कि किसी बच्चे को एम्स दिल्ली अलॉट हो गई, अब रैंक वन वाला बच्चा है और उसको एम्स दिल्ली अलॉट हो गई और वो अब फर्दर कहीं जाना ही नहीं चाहता है, तो वो उसको वहां पर रिपोर्टिंग करनी है बस, और वो अपग्रेड चाहता ही नहीं है। तो जो बच्चा आगे के राउंड में अपग्रेडेशन नहीं चाहता है, वो फ्रीज कैंडिडेट की कैटेगरी में आएगा। मतलब अगर मेरे को कोई, मुझे कोई कॉलेज मिला और मैं चाहता हूं मैं तो यहीं रहूंगा, मुझे आगे कुछ करना ही नहीं है, नहीं, तो मैं अपने आप को उसको लॉक करके फ्रीज फ्रीज कैंडिडेट कैंडिडेट कहलाऊंगा। बस। लेकिन उसके लिए मुझे शायद कॉलेज में फिजिकल अपीयरेंस दिखाना पड़ेगा, यस सर, मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा। यस सर, तो यही आते यहाँ पे हैं। एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको हम शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट एंड डज नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर काउंसलिंग राउंड्स। कि जो कैंडिडेट है वो सेटिस्फाइड हो चुका है, जो आगे के राउंड्स के लिए अब अपग्रेडेशन नहीं चाहता है, तो वो इस कैटेगरी में आता है। देन द अलॉटेड सीट बिकम फाइनल। जो अलॉटेड सीट हो चुकी है उनकी, वो उनकी फाइनल सीट है। देन नो फर्दर अपग्रेडेशन will be considered in any subsequent counseling rounds। तो आपके द्वारा आगे के किसी भी राउंड में अपग्रेडेशन अलाउ नहीं होगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड में फ्रीज कैंडिडेट मतलब अपग्रेडेशन का जो ऑप्शन है उसको क्लिक नहीं किया है, तो आगे के राउंड में भी आप नहीं कर सकते। देन द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट फिजिकली। फिजिकली आपको उस अलॉटेड कॉलेज में जाना है और वहां पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और वेरिफिकेशन करवाना है। देन फिजिकली रिपोर्टेड टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल। एक शेड्यूल एमसीसी आपके पास डालेगी कि इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको वहां जाकर अपना फिजिकली रिपोर्टिंग करवानी है, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं एंड अपना मेडिकल वेरिफिकेशन करवाना है। देन कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड फी पेमेंट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। मतलब कि जो भी उस अलॉटेड आपके जो इंस्टीट्यूट है उसकी फी है और बॉन्ड्स हैं, वो वहां पर आपको सबमिट करवाने हैं। देन एडमिशन इज कन्फर्म्ड। मतलब मैं ये समझ पाया हूं कि अगर फ्रीज कैंडिडेट है तो ये वो कैंडिडेट है जिस स्टूडेंट को अगर कोई कॉलेज फर्स्ट राउंड के अंदर मिला है और वो चाहता है कि वो कॉलेज अपग्रेड ना करे, वो उसी में रहे, तो वो फ्रीज कैंडिडेट कहलाएगा। उसके लिए उसको अपने डॉक्यूमेंट जो है एमसीसी पोर्टल में, साथ में फिजिकली कॉलेज पर भी जाकर उसको डिपॉजिट सबमिट करने पड़ेंगे, तब जाकर वो फ्रीज कैंडिडेट कहला पाएगा। Yes, और अगर उसने ये वाला काम कर लिया है तो आगे वो फर्दर किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो ये फ्रीज कैंडिडेट की डेफिनेशन होगी। Yes. तो फिर तो एक टर्म और आनी बाकी है, फ्लॉट। फ्लोट। तो अब फ्लोट कैंडिडेट्स क्या होते हैं? वो कैंडिडेट्स जैसे कि किसी को एम्स जोधपुर अलॉट हुआ है, अब वो चाहता है कि मुझे एम्स दिल्ली के लिए अपग्रेड अपग्रेड करना है। तो इन जो विलिंग फॉर अपग्रेडेशन, मतलब कि आप चाह रहे हो कि आपको अपग्रेड करना है, तो अगर आपको अपग्रेडेशन करना है तो आप फ्लोट कैंडिडेट्स की कैटेगरी में आएंगे। अब फ्लोट कैंडिडेट्स को क्या करना होगा? क्या उन्हें आई जानना थिंक पड़ेगा? ये चीज शायद पहली बार ऐड हुई है कुछ चीज, कि यस जो सर। फ्लोट कैंडिडेट होते हैं उनको अब फिजिकली कॉलेज, जिनको अगर मान लो मुझे एम्स, आपने जैसे क्या बोला, एम्स जोधपुर, एम्स जोधपुर। सपोज मुझे एम्स जोधपुर मिला, आप अपने हिसाब से आपका रैंक के हिसाब से कोई सा भी कॉलेज यस सर। सम्मान लीजिए कि आपको कोई कॉलेज मिल गया, जीएमसी या कोई भी एम्स, और मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि शायद अपग्रेड हो जाए तो बढ़िया है। यस सर। तो मैं उसके लिए मुझे मिल गया है फर्स्ट राउंड में और मैं चाहता हूं अपग्रेड हो जाए, यस तो सर। मुझे पहली चीज तो एमसीसी पोर्टल में अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एमसीसी पोर्टल पे ही। इसके लिए इस बार हमें फिजिकल कॉलेज पे नहीं जाना पड़ेगा। शायद ये पहले जाना पड़ता था। यस सर, पहले ये होता था कि हर राउंड के बाद आपको जो कॉलेज अलॉट हो गया है वहां पर आपको फिजिकली जाकर रिपोर्ट करनी पड़ती थी, उसके बाद ही आपका अपग्रेडेशन होता था। बट इस बार एमसीसी ने ये एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर जो भी कैंडिडेट है, अगर वो चाहता है कि अलॉटेड सीट को अपग्रेडेशन करना, तो कैंडिडेट एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट। आपको पहले तो वो चीज, वो कॉलेज को एक्सेप्ट करना है, बट विशेष टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड। आप नेक्स्ट राउंड में भी जाना चाहते हैं कि आपको और बेटर सीट मिले, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था एम्स जोधपुर का, कि एम्स जोधपुर से एम्स दिल्ली जाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि बेटर प्रिफर्ड कॉलेज मिले, तो उसके लिए एलिजिबल फॉर सीट अपग्रेडेशन। तो अब आप किस किस राउंड में कर सकते हैं?
राउंड 1 से राउंड 2 के लिए एंड राउंड 2 से राउंड 3 के लिए। राउंड 3 के बाद आप कोई भी अपग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे। राउंड 3 आपका फाइनल राउंड रहेगा। ओके, मतलब आप जब 1 में है तो आप फ्लोट कैटेगरी में जाके 2 के लिए जा सकते हैं, अगर आप राउंड 2 में है तो फ्लोट कैटेगरी में जाकर आप 3 के लिए जा सकते हैं, उसके आगे फ्लोट नाम की कोई चीज चीज नहीं एग्जिस्ट नहीं करती यस है। सर। ओके, देन इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो ये वाली है जो एमसीसी ने इसी साल इंट्रोड्यूस किया है कि आपको इस बार कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। अगर आप अपग्रेडेशन पर जा रहे हो तो आपको ओनली ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड ऑनलाइन बाय द अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट। और सबसे बढ़िया चीज इस बार एमसीसी ने की है सर कि पहले क्या होता था कि आप वहां जाओ, अगर आपको कुछ है प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट्स में तो फिर आपको वापस जाना पड़ता था। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवा दिए और अगर कोई दिक्कत भी आती है तो आपको विद इन उस टाइम शेड्यूल में नोटिफाई कर दिया जाएगा ताकि आप उसमें करेक्शन कर सकें। देन फिजिकल रिपोर्टिंग इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। अगर अपग्रेड चाहते हैं द प्रीवियस अलॉटेड सीट इज ऑटोमेटिकली रिप्लेस्ड। इसका मतलब है कि अगर आपकी कोई अपग्रेड सीट हुई है तो पिछली वाली सीट आपकी ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगी और आपको नई जो सीट आपकी जो अपग्रेड हुई है वो आपको मिल जाएगी। देन अगर नहीं होता है नॉट अपग्रेडेड द करंट अलॉटेड सीट रिमेंस वैलिड। मतलब कि सर बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर सर, अपग्रेड नहीं हुआ तो कोई मैं- बात नहीं, आपके पास हाँ, पुराना तो है ही। पुरानी सीट ही। अगर आपको एम्स दिल्ली नहीं मिला लेकिन एम्स जोधपुर वाली सीट आपके पास है देन रिपोर्ट तो फिजिकली। तो जो अपग्रेड के लिए जिसने विलिंग किया होगा वो सेकंड राउंड में जाएगा, नहीं मिला कोई बात नहीं, क्योंकि सरकार को पता है, एमसीसी को पता है कि यार ये जो है ये अपग्रेडेशन के लिए गया हुआ है, तो अभी ये फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं आएगा, तो सेकंड राउंड के बाद भी या थर्ड राउंड के बाद में नहीं हुआ और फिर उसको पुराने वाले कॉलेज में जाना Yes, पड़ेगा, sir. तो वहां पर वो अपना फिजिकल रिपोर्टिंग कर लेगा। बहुत Yes. बढ़िया सर, मुझे भी समझ में आ रहा है हर चीज। चलिए, मैं ऐसा कर रहा हूँ सर, धीरज आप इधर आइए, मैं इधर आता हूँ, शायद Yes, sir. आपको बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पाए Yes. चीजों को, क्योंकि आप, चलिए भाई नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए, काउंसलिंग प्रोसेस जो है ये इसका टाइमलाइन आई थिंक दिया हुआ है कि क्या क्या होने वाला है, बताइए। जैसे कि अभी शेड्यूल आया है एमसीसी का कि रजिस्ट्रेशन कब से है, तो रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और 12 अगस्त 2026 तक चलेंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन फी एंड पेमेंट आपको करना है। देन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 5 अगस्त से 13 अगस्त तक। उसके बाद रिजल्ट आएगा आपका, जो भी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, वो 17 अगस्त को आएगा। देन आपको उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। अब ये रिपोर्टिंग 2 तरह की, एक ऑनलाइन और एक फिजिकल। तो जो फिजिकल वाली है वो भी इसी टाइम ड्यूरेशन में 18 अगस्त से 22 अगस्त तक, और जो ऑनलाइन करनी है वो भी इसी ड्यूरेशन में। मैं और क्लियर कर देता हूँ बच्चों के लिए, मतलब रिपोर्टिंग दो तरह की चल रही है, Yes. एक चल रही है अपनी ऑनलाइन और एक चल रही है अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग। ऑनलाइन रिपोर्टिंग वो लोग करें, ऑनलाइन तो दोनों को ही करना है, दोनों को ही करना है। ऑनलाइन तो चाहे फ्रीज कैटेगरी में हो चाहे फ्लोट कैटेगरी में, उन दोनों को ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन जिन बच्चों ने फ्रीज कर दिया है उनको फिजिकल भी रिपोर्टिंग करनी होगी, चाहे वो फिजिकल करें चाहे ऑनलाइन करें, ये रिपोर्टिंग टाइम यही रहेगा। यस सर। ओके, बहुत सही लग रहा है, मुझे भी समझ में आने लगा है चीजें। अब जो एमसीसी ने जो शेड्यूल डाले हैं टेंटेटिव्स, हम सर उसके बारे में बच्चों को बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो इसलिए आई थिंक राउंड 1 का तो फिक्स है, राउंड 1 का फिक्स है। बाकी सब टेंटेटिव में इसलिए वर्ड यूज किया है सर क्योंकि कुछ रीजन की वजह से वो शेड्यूल आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए वो एक टेंटेटिव शेड्यूल से। तो अभी हम सारे राउंड्स के जितने शेड्यूल एमसीसी ने अभी अपलोड करें वो अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करें। इसको हम जल्दी भी कर सकते हैं क्योंकि Yes, बच्चा sir. देख लेता है। तो ये जैसे राउंड 1 का है, सीट मैट्रिक्स आपकी आएगी 4 अगस्त को। जैसे आज 4 अगस्त है, यस सर। तो आज जो भी होंगे सारे कॉलेज जो है उनकी सीट मैट्रिक्स जो है बच्चों को दिख जाएगा हाँ, कि आज ये है। शाम तक आ जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 5 अगस्त से 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होगा, क्लोज हो जाएंगे 3 बजे 12 तारीख तक, और पेमेंट अवेलेबल रहेगा 6 बजे तक 12 अगस्त तक। उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी है। ये रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के बारे में फीस जानना चाहूंगा मैं कि रजिस्ट्रेशन Yes, sir. मतलब हमने रजिस्टर किया है जो मैं दिन में 12 अगस्त को 3 बजे तक कर सकता हूँ, Yes, sir. और उसकी जो पेमेंट है वो मैं उसके 3 घंटे बाद मतलब 6 बजे तक कर सकता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन की फीस आई थिंक मैंने सुना है कुछ अलग अलग है। यस सर। तो रजिस्ट्रेशन की फीस मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो 2 तरह की है। एक जो नॉन रिफंडेबल है, वो रजिस्ट्रेशन आपका होगा और वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको रिफंड नहीं आएगी। और दूसरी का नाम है सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि एमसीसी पोर्टल लेता है, और जब भी आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है या फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है या फिर नहीं होता है, तो उसके बीच में वो रिफंड आ जाती है, तो वो रिफंडेबल अमाउंट होता है। तो दोनों वेरी करता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस की बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज रहेगी, और अदर कैटेगरीज एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कोटा, इन सभी के लिए 500 रुपीज रहेगी। ये नॉन रिफंडेबल रहेगी। जो रिफंडेबल अमाउंट है सिक्योरिटी का, वो सर
अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000 एंड एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए वो 5,000 रहेगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये तो था रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का। अच्छा, फिर उसके बाद में मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। Yes. जैसे आपने रजिस्ट्रेशन और पेमेंट वाला पार्ट किया, वो आपका 5 अगस्त, जैसे आज है 4 अगस्त, आपको ये आज वीडियो मिल ही रहा है, तो 4 अगस्त को आज मिल रहा है हमें सीट की मैट्रिक्स जो कॉलेज Yes, से sir. मिल रही है। रजिस्ट्रेशन पेमेंट आपकी कल से स्टार्ट कल से होगी start होगी। और वो 12 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन 3 बजे तक और पेमेंट 6 बजे वैसे तक कर सकते हैं। उसके बाद में चॉइस फिलिंग जो है वो 5 अगस्त से नहीं, 6 अगस्त 6 से अगस्त स्टार्ट से होगी start- रजिस्ट्रेशन पेमेंट के नेक्स्ट डे। डे। और ये कब खत्म होगी? ये सर 13 अगस्त को सुबह 11 बजे तक। और जो लॉकिंग है ये सबसे बड़ा पॉइंट है, हर राउंड में अभी आपको करना है, तो ये रहेगा 4 बजे से 11 बजे तक, मतलब कि 4 बजे शाम को 12 तारीख से सुबह 13 तारीख की 11 बजे तक। सपोज मैं 6 अगस्त को अपनी चॉइस फिल कर देता हूं, लेकिन मेरे पास में भी लॉक करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं आएगा, या तो मेरे पास में लॉक करने का जो ऑप्शन आएगा वो 12 अगस्त को 4 बजे से 11 बजे का रहेगा, या फिर अगर मैं लॉक करता भी नहीं हूं तो 11 बजे आई थिंक ऑटोमेटिक ऑटो लॉक हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से चीज समझ में आ गई होगी बच्चों को भी। देन आप जब प्रेफरेंस भर देते हैं तो एक प्रोसेसिंग चलता है काउंसलिंग का, तो वो सीट अलॉटमेंट का वो प्रोसेसिंग रहेगा 2 से 3 दिन का। देन रिजल्ट डिक्लेरेशन हो बैक जाएगा, एंड में चलेगा आई थिंक, मतलब जो एमसीसी पोर्टल पर। देन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 17 अगस्त को फर्स्ट राउंड के लिए। देन रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग टाइम है 18 से 22 अगस्त, और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, जो भी आपका इंस्टीट्यूट के वेरिफिकेशन वगैरह होंगे वो 23 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएंगे। ये रिपोर्टिंग वही है, दोनों ही टाइप के कैंडिडेट्स, चाहे वो फ्रीज हो चाहे वो फ्लोट हो, उसको एमसीसी पोर्टल पे ऑनलाइन तो करना ही है, और जो फ्रीज वाले हैं उनको फिजिकल रिपोर्टिंग भी करनी है, और वो सारी चीजें इसी ड्यूरेशन में होगी। और ये सबका हमने एक फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है, क्विक टाइमलाइन, कि हाँ आप ये देख सकते हैं। आप जब इस वीडियो को देखेंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसके अंदर ना सिर्फ आप, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट जो भी इस चीज को समझना चाहे समझ सकते हैं, और आपके हर एक डिसीजन में वो आपका साथ दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके सपना है, कॉलेज है, छोटी सी चीज जो है वो तो खराब ना कर दें, कॉलेज को स्विच ना करा दें। इसलिए मैं चाहूंगा घर के बड़े भी इस चीज को देखें। अब ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है सर राउंड 2 का, क्योंकि राउंड 2 जो है वो डिपेंड करेगा उस टाइम पे सिनेरियो क्या रहता है, कुछ भी अप डाउन हो जाए तो उसके लिए तो इसके लिए भी वही है। सबसे पहले हर राउंड के प्रोसेस सेम रहता है। सबसे पहले सीट मैट्रिक्स आएगी, तो वो 24 अगस्त है। इसमें सीट मैट्रिक्स जो है फर्स्ट राउंड के बाद में जो रिमेनिंग सीट्स हैं उनका है सर। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 25 अगस्त से 29 अगस्त, इसके लिए भी वही, रजिस्ट्रेशन आप कब तक कर सकते हो और पेमेंट फैसिलिटी कब तक कर सकते हो। क्या रजिस्ट्रेशन उन बच्चों को करना पड़ेगा जो फर्स्ट राउंड के अंदर अप्लाई कर चुके थे रजिस्ट्रेशन, उनको भी करना होगा? ये एकदम फ्रेश रजिस्ट्रेशन है कि आपने मतलब पहले नहीं किया। अगर मैंने फर्स्ट राउंड के अंदर मैं अपीयर ही नहीं हुआ हूं काउंसलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, पेमेंट ही नहीं किया, तो मैं सेकंड राउंड के अंदर भी आ सकता हूं? यस सर, न्यू रजिस्ट्रेशन आप सेकंड राउंड में कर सकते हैं। ये उसकी टाइमलाइन है, वो डेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। वही चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगी 25 से 30 अगस्त तक, फिर एक प्रोसेसिंग चलेगी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक। रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा 2 सितंबर को, रिपोर्ट एंड ज्वाइनिंग रहेगी 3 सितंबर से 8 सितंबर तक, और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन 9 सितंबर दे रखा है। ये टाइमलाइन है वापस से वही। शायद इसके अंदर भी 2 कैटेगरी है हमारे पास में, फ्रीज और फ्लोट, क्योंकि राउंड 2 है तो इसमें फ्रीज और फ्लोट दोनों कैटेगरी। अरे बहुत, ये इसका भी क्विक टाइमलाइन दिया हुआ है, इस पे हम डिटेल में भी आएंगे, बहुत मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने वाला है आपके लिए। अब ये राउंड 3 के लिए है। राउंड 3 में वही सीट मैट्रिक्स वेरिफिकेशन 10 सितंबर दे रखा है टेंटेटिव। ये टेंटेटिव है क्योंकि फर्स्ट राउंड इन्होंने फिक्स किया हुआ है कि इस डेट को होना है, लेकिन सेकंड राउंड और थर्ड राउंड जो है उसकी डेट्स जो है हर बार टेंटेटिव ही रहती है, कि वो कुछ भी प्रोसेस जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए। देन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, आप राउंड 3 में भी न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप राउंड 1 एंड राउंड 2 में नहीं कर पाए। देन भाई ये वाला बहुत, मैं जानता हूँ ना, हर साल बच्चा पूछता है, सर मेरा किसी कारण से मेरे को लगा था मेरी रैंक इतनी पीछे है, मुझे कॉलेज क्या ही मिलेगा, तो मैंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में मैंने अप्लाई ही नहीं किया, लेकिन कुछ दोस्तों ने बोला अरे आपकी रैंक तो ऐसी है, आपको तो मिलना चाहिए, क्या मैं थर्ड राउंड में जा सकता हूँ? हाँ, आपको, आप अगर आपने किसी भी राउंड में अपीयर नहीं हुए, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप सेकंड में भी जा सकते हो, थर्ड में भी जा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना पड़ेगा। देन वही चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगी 11 सितंबर से 16 सितंबर तक। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 2 से 3 दिन की। रिजल्ट डिक्लेरेशन 18 सितंबर, रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग 19 सितंबर से 26 सितंबर, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन 27 सितंबर। अब इसके अंदर जो ये जो रिपोर्टिंग टाइम है, इसके अंदर सिर्फ एक ही कैटेगरी है और वो है फ्रीज, क्योंकि सर ये राउंड 3 है। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी है धीरज ने, राउंड थर्ड में
कोई दो कैटेगरी नहीं मिलेगी अब आपको। इसके अंदर सिर्फ एक ही कैटेगरी है, फ्रीज कैटेगरी। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है थर्ड राउंड में तो आपको उसको फ्रीज करना ही पड़ेगा, और जैसे ही आपने उसको फ्रीज किया तो हम फ्रीज कैटेगरी में चले गए। उसके लिए हमें ऑनलाइन भी, ऑनलाइन तो हो गई सर, ऑनलाइन तो होगा ही, साथ में फिजिकल भी हमें जाना पड़ेगा। मतलब एमसीसी पोर्टल में ऑनलाइन तो करना ही है, लेकिन जैसे ही आप फ्रीज कैटेगरी में गए तो उसके बाद में आपको वहां पर फिजिकल रिपोर्टिंग भी करनी होगी। थर्ड राउंड के अंदर आपको फ्लॉट कैटेगरी देखने को मिलेगी ही नहीं। देन वही इसका ये एक फ्लो चार्ट है अपना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है? हर बार सर आपसे भी बहुत सारे बच्चे पूछते होंगे कि सर ये स्ट्रे राउंड होता है या फिर ये होता है, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि स्ट्रे राउंड जो होता है वो राउंड होता है कि स्टेट और ऑल इंडिया में थर्ड राउंड के बाद भी अगर कुछ सीट बच चुकी है तो उनको फिलअप करने के लिए एमसीसी एक राउंड अलग से करती है जिसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड नाम दिया है, और ये उसका एक टेंटेटिव शेड्यूल अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो स्ट्रे वैकेंसी मेरे ख्याल से, जैसा आपने बोला है कि स्ट्रे वैकेंसी जो होगी, मैं अपने डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, मैं वो सारी बातें करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट जो है अपने घर पे बैठे बैठे उसके दिमाग में आ रहा होगा और वो समझना चाह रहा होगा कि ये क्या है। मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के बाद में जो सीट्स वैकेंट रहेगी हर एक कॉलेज में, उन सब का एक क्यूमुलेटिव क्लियरेंस है कि भाई हाँ ये सीट्स हैं, उन बच्चों के लिए, उन सीट्स के लिए बच्चों का स्ट्रे वैकेंसी राउंड लगेगा। क्लियर? यस सर, शायद यही है। यस सर। ओके। जो भी पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट हैं, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जितने कॉलेजेस हैं सबके अंदर सीट्स वैकेंट नहीं रहती है, तो कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स में सीट वैकेंट रहती है। वही इंस्टीट्यूट अपनी सीट मैट्रिक्स को एमसीसी को भेजते हैं, एमसीसी उनको वेरीफाई करता है, और फिर एक सीट मैट्रिक्स वेरिफिकेशन आपके पास आएगा 27 ऑफ सितंबर को। देन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, वही रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, न्यू एंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग चलेगी। देन प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, देन रिजल्ट डिक्लेरेशन जो कि 3 अक्टूबर को होगा, देन रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग। एंड यहाँ पे भी वही सर, फ्रीज कैंडिडेट ही रहेगा, यहाँ पे कोई फ्लोट कैटेगरी राउंड 3 के बाद नहीं एग्जिस्ट करेगी। देन फाइनल काउंसलिंग राउंड, ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। क्या ये भी पूरा ऑनलाइन ही रहने वाला है? ये सर, इसमें एक है, इसमें जैसे ही आपको अलर्ट हुआ, इसमें कोई भी आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाना है, आपको फिजिकल ही जाना है स्ट्रे वैकेंसी में। फर्स्ट राउंड में ऑनलाइन के भी ऑप्शन है, ऑनलाइन और फ्रीज के लिए, फ्रीज वाली कैटेगरी में चले तो ऑनलाइन करना है और फिजिकल जाना है। फ्लॉट के लिए ऑनलाइन करना है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट। सेकेंड राउंड में फ्रीज के लिए ऑनलाइन प्लस फिजिकल रिपोर्टिंग, और फ्लॉट के लिए ऑनलाइन। थर्ड राउंड में कोई फ्रीज और फ्लॉट नहीं है, ऑनलाइन के साथ साथ फिजिकल रिपोर्टिंग भी। और स्ट्रे राउंड में प्योरली फिजिकली जाना, ऑनलाइन की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, सब मेरे को समझ में आने लगा, मुझे मजा आने लगा है इस चीज में। ये था पूरा सर ऑल इंडिया कोटा का। अब एक अपन इसकी समरी भी देखेंगे। अच्छा, वन बाय वन हम चले? हाँ यस सर, चलिए। अच्छा, ये समरी है, ये समरी है जिसमें यहाँ पर आपको ऑल इंडिया के जो भी राउंड्स हैं उनकी डेट शीट्स है कि ये इस टाइम लाइन पे होगा टेंटेटिव। और ऑल इंडिया जो एमसीसी पोर्टल है वो एक नोटिफिकेशन जारी करता है स्टेट्स को भी कि आपको इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में अपने स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट करनी है। तो वो ये यहाँ पे एक टेंटेटिव हमने दे रखा है। हमने क्या है, ये एमसीसी का ही है पूरा डाटा कि स्टेट काउंसलिंग को राउंड 1 13 अगस्त से 22 अगस्त तक कंप्लीट करवाना है, राउंड 2 31 अगस्त से 8 सितंबर तक, राउंड 3 16 सितंबर से 26 सितंबर तक, और स्ट्रे वैकेंसी स्टेट का 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक कंप्लीट करवाना है। और आपका नीट यूजी 2026 का फर्स्ट ईयर एमबीबीएस प्रोफेशनल ईयर 8 सितंबर 2026 से एनएमसी ने चालू करने के गाइडेंस दी है अभी तक। अच्छा, तो मैं ये चाहूंगा कि अच्छा सपोज जैसे मेरे पास में क्वेश्चन आ रहा है, yes, क्या स्टेट काउंसलिंग के बारे में भी आपने बोला है? क्या कोई ऐसा स्टेट है जिसने अभी ये स्टार्ट कर दिया है काउंसलिंग का? yes, या कुछ नोटिफिकेशन दिया हो? यस सर, अभी रिसेंटली एमपी स्टेट कोटा काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और वो भी अपना रजिस्ट्रेशन 5 तारीख से चालू कर चुका है। इसके अलावा बाकी सब 5 अगस्त से चालू करेगा कल से। अदर स्टेट्स भी 1-2 दिन में आपको शेड्यूल्स दिख सकते हैं कि अदर स्टेट्स ने भी अपने काउंसलिंग के जो शेड्यूल्स हैं उनको अपनी वेबसाइट्स पे जारी कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अब प्रोसेस पे चल रहे हैं वन बाय वन।
ये तो था सबका ओवरव्यू, टाइमलाइन हो गया, फ्रीज कैंडिडेट क्या है और फ्लॉट कैंडिडेट क्या है, उनके ऊपर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अब मुझे ऐसा लगता है कि चीजों में टाइम नहीं लगेगा, यस सर। क्योंकि हमने बहुत सारी बेसिक्स क्लियर कर दिए कर हैं। दिए। जैसे क्लास के अंदर हम लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाता हूं, यस जैसे हमने सर। बेसिक क्लियर कर दिए हैं। सबसे पहली बात जो हमें प्रोसेस में, अब मैं चाहूंगा कि आप सुनिए यस सर। प्रोसेस के बारे में आप सुनिएगा कि सबसे पहले तो भाई रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन के अंदर दो तरह की चीजें हैं। एक तो आपका फिक्स्ड अमाउंट है जो आपको देना पड़ेगा, यस सर। जिसकी फीस 1000 और 500 500 है, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। और दूसरा एक सिक्योरिटी अमाउंट है जो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो भी कैटेगरी वाइज अलग अलग है और वो रिफंडेबल भी है। यस सर। जो फी वाला है वो रिफंडेबल भी, सिक्योरिटी वाला पार्ट। उसके बाद में सेकंड पार्ट आता है इसका चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग जो है, क्या हम यहाँ पर चॉइस फिलिंग के बारे में आज बताने वाले हैं कुछ? थोड़ा सा सर बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स भी वीडियो देख रहे होंगे, और काफी बच्चों की जो सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो चॉइस काउंसलिंग फिलिंग का एक होता है। बहुत बड़ा पार्ट ही ये है। ये है। है ना? क्योंकि जो बच्चे या पेरेंट्स जो सर पिछले 4 साल से मेरे पास जो भी पेरेंट्स आ रहे हैं या फिर बच्चे आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न, या तो जो हमने सबसे पहले डिस्कस करा डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद दूसरा बड़ा सबसे बड़ा कंसर्न रहता है चॉइस फिलिंग, कि मुझे कॉलेज कौन सा मिलेगा। हम्म, तो ये रहता है। तो इसके लिए सर मैं एक शॉर्ट में यहाँ पे बताना चाहूंगा बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल। कि सबसे पहले तो आप वो देखिए कि आपकी रैंक क्या आ रही है। आपकी रैंक पे लास्ट ईयर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, उसके आसपास वाले कॉलेज आपको मिल सकते हैं। अगर आपकी अच्छी रैंक है टॉप 3000 4000 में, तो आप एम्स देख सकते हैं। अपने स्टेट का जो बेस्ट कॉलेज है आप वो देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज रहती है कि बहुत सारे बच्चों का कंसर्न रहता है मुझे घर के पास रहना है, मुझे ये हम इसके लिए एकदम आपको एक लिस्ट बना के सिर्फ और सिर्फ अभी इसलिए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है इट्स अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। कि स्टूडेंट्स को रैंक अलग अलग है तो सबको कॉलेज अलग अलग मिलेगा। यस सर। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स को घर में ही एक होम सिकनेस है यस कि सर। मुझे अपने ही स्टेट में रहना है। कुछ स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो नहीं, मुझे तो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रहना रहना है। है। कई स्टूडेंट के साथ में है कि नहीं, मुझे घर से बाहर बाहर जाना है, रहना है। चाहे मुझे रैंक कितना ही अच्छा कॉलेज मिल जाए। वही कई वही। स्टूडेंट के साथ में ये इशू है कि मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं उस स्टेट में नहीं जाऊंगा जहां पर थोड़ा सा मुझे खाने में दिक्कत यस है। सर। तो ये क्योंकि एक मैटर ऑफ इंडिविजुअल है, इसलिए हम चॉइस फिलिंग पे नहीं बता सकते। लेकिन मैं चाहूंगा अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसकी रैंक इतनी है, तो या तो कमेंट सेक्शन में या फिर वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर धीरज से कि हाँ, कि मेरा ये इशू है, आप बता दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल में हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन, इट्स अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल, हम इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। यस। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फी पेमेंट करना है, चाहे वो फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं हम, तो चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद में सीट अलॉटमेंट है। चॉइस फिलिंग के अंदर भी वही है कि आपको 6 तारीख से लेकर 12 12 तारीख तारीख तक तक। होगा, और उसमें जो होगा वो लॉकिंग जो होगा वो लास्ट डे होगा लास्ट आपका। 13 या तो ऑटो लॉक होगा, ये सीट अलॉटमेंट होगा, देन वापस से सीट अलॉटमेंट के बाद में आप दो कैटेगरी में आ गए हो, यस। फ्रीज एंड फ्लॉट। तो वो हम बता चुके हैं कि अपलोड कैसे करना है, ऑनलाइन और फिजिकल रिपोर्टिंग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट राउंड और ओवरव्यू है। फर्स्ट राउंड 2 और राउंड 1 के लिए ये चीज है। यस सर। ये एक ओवरव्यू है कि काउंसलिंग की प्रोसेस किस टाइप से चलती है राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए। मेरे ख्याल से वो सारी चीजें अब क्लियर हो गई, क्योंकि मुझे लग रहा है हमने वो सारी चीजें बता दी। Yes, तो sir. ऐसा लग रहा है जैसे क्लास चल रही है कोई ना कोई, कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मेरे ख्याल से बच्चा Yes, अगर sir. पूरा वीडियो देख रहा है तो वो इस चीज को कनेक्ट कर पाएगा कि क्या बताया गया है। रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन में फी पेमेंट भी आ गया है। यस सर। उसके बाद में चॉइस फिलिंग जो डेट दी गई है उसके अकॉर्डिंग, चॉइस लॉकिंग जो होगी या तो लास्ट दिन होगी या फिर वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। Automatic. उसके बाद में सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट जो एमसीसी ने दिया है, उसके बाद में स्टूडेंट्स दो कैटेगरी में बढ़ गए। जिन स्टूडेंट्स को वही कॉलेज चाहिए जो उसको मिल गया है, तो वो कहलाएंगे फ्रीज कैटेगरी में, और जो चाहते हैं कि अपग्रेड हो वो कहलाएंगे फ्लॉट कैटेगरी में। तो फ्रीज कैटेगरी वाले को फ्रीज वाला पोर्शन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा सेक्शन। अच्छा, उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? अगर ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको फर्दर अपग्रेडेशन नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। तो अब क्या करेंगे ये? अजय फ्रीज कर रहे हैं तो ऑनलाइन तो इनको सबमिट करना ही है अपने डॉक्यूमेंट्स, साथ में फिजिकल फिजिकल रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग भी भी करनी है। करनी तो है। यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी हुई है, और फिजिकल रिपोर्टिंग करते हुए अपनी सारी एडमिशन की प्रोसेस जो है उन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करें। अच्छा, इनके लिए भी एक और चीज है। यस सर। जिन लोगों ने फ्रीज कर लिया है ऑल इंडिया कोटा से, ये ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात कर रहे हैं हम, ऑल इंडिया कोटा से जिन्होंने ये सब जो चीजें कंप्लीट कर लिया, उनके लिए स्टेट काउंसलिंग का भी पार्ट है। वो स्टूडेंट जो है स्टेट काउंसलिंग के अंदर भी पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, आप इसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? यस सर। जैसे कि अब ऑल इंडिया का राउंड जो होता है, राउंड 1, कोई सा भी राउंड, अगर राउंड 1 है राउंड 2 है, वो स्टेट के जो भी 7 वाला राउंड है, जैसे राउंड 1 ऑल इंडिया और स्टेट के चल रहे हैं, तो पहले हमेशा ऑल इंडिया का ही राउंड 1 पहले होगा, फिर स्टेट का राउंड 1 होगा। अच्छा, तो ये बच्चों के लिए रहता है कि मुझे ऑल इंडिया में मिल गया, अब वहां की मैं सीट कैसे छोड़ूं, क्या पता मुझे
स्टेट में मिले कि ना मिले, तो उसके लिए ये बहुत सही चीज है कि आप पहले वहां पे आपने रिपोर्ट कर लिया है, मतलब आप आपने फिजिकल फिजिकल रिपोर्ट रिपोर्टिंग कर हो गई लिया है, है, एडमिशन आप प्रोसेस अपग्रेड पूरी नहीं कर ली। चाहते हो, और आपको स्टेट में भी हो गया है, और आपको ऑल इंडिया से थोड़ा बेटर कॉलेज स्टेट में मिल चुका है जो कि आप चाह रहे थे, तो आप ऑल इंडिया की सीट को सरेंडर कर सकते हैं। आपको रिजिग्नेशन देना पड़ेगा, और वो रिजिग्नेशन देने के लिए अगर आपने फिजिकल रिपोर्टिंग करी है तो रिजाइन करने के लिए भी आपको फिजिकल ही जाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप फ्रीज कैंडिडेट हैं, यस सर। तो अगर आपने रिपोर्टिंग जो है ऑल इंडिया कोटा से अगर फिजिकल रिपोर्टिंग करके की है, कॉलेज में जाकर की है, तो अगर आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अगर स्टेट कोटा से भी कोई कॉलेज मिल मिल गया रहा है, तो आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, और उसके लिए भी आपको फिजिकल अपीयरेंस देनी ही पड़ेगी वहां पर कॉलेज में, यस सर। तब जाकर, और उससे कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपको स्टेट काउंसिल में कुछ नहीं मिलता है, तो हमारे पास में तो ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज है ही ना, यस सर। है ना। चलिए, यही चीज फ्लॉट कैटेगरी में आते हैं। फ्लॉट कैटेगरी हमने समझाया था, फ्लॉट कैटेगरी क्या है। फ्लॉट कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जो स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, लेकिन वो चाह रहे हैं कि अपग्रेड हो जाए। तो अपग्रेड होने के लिए सबसे पहली स्टेप उसको क्या करनी है, हम समझा चुके हैं ये सारी चीजें, ये अब तो आपके अंदर आ गई होगी, और साथ में आपके साथ में जो फैमिली के मेंबर्स जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बताने लगे होंगे कि अब तो ये बोलने वाले हैं। तो फ्लॉट कैटेगरी के अंदर आपको ऑनलाइन एमसीसी पोर्टल के अंदर जाना है। उसके बाद में, अच्छा, जब ये एमसीसी पोर्टल में जाएंगे और डॉक्यूमेंट जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे, वहां पर मिलेगा हमें प्रोविजनल एडमिशन लेटर। यहाँ पर आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा। यस सर। यहाँ प्रोविजनल एडमिशन प्रोविजनल मिलेगा, क्योंकि ये आपने अपग्रेड करा है, तो आपने अपग्रेड करा है, नेक्स्ट राउंड में अगर आपको अपग्रेड नहीं हुआ है और वही सीट आपकी रहती है, तो फिर आपका फाइनल होगा जिसमें आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाना है, क्योंकि वहां आपकी कैटेगरी चेंज हो गई है, वहां फ्रीज हो गए। कैसे बीच में वो यहाँ भी जा सकता है। यस सर। और यहाँ सबसे इस बार जो नए रूल में सबसे अच्छी चीज जो हुई है वो यही है सर। ये क्या, स्टेट काउंसलिंग? यस सर, आपके पीछे स्टेट नहीं दिख काउंसलिंग। रहा है। यस सर। तो सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि अगर आपने अपग्रेडेशन किया है और आपको स्टेट में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, और आपने रिपोर्टिंग वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपने ऑनलाइन ही करें एमसीसी के पोर्टल पर, तो आपको स्टेट कोटा में अगर आप जाना चाहते हैं और आप राउंड 1 की या राउंड 2 की सीट को रिजाइन करना चाहते हैं ऑल इंडिया वाली, तो आपको रिजाइन करने के लिए फिजिकल कॉलेज में नहीं जाना है, आपको ऑनलाइन ही रिजाइन करना है, और आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। उसके लिए ये सबसे बढ़िया चीज जो एमसीसी ने करी है, क्योंकि सर इसके बीच में बच्चों का समय पहले बहुत बर्बाद होता था। मतलब आपने अगर फिजिकल रिपोर्टिंग की तो रेजिग्नेशन भी फिजिकल फिजिकल होगा, करना है, और अगर आपने ऑनलाइन ऑनलाइन रिपोर्टिंग की है तो रिजिग्नेशन भी ऑनलाइन करना होगा। पड़ेगा। लेकिन Yes, sir. फ्लॉट कैटेगरी में रेजिग्नेशन तो होगा सर। होगा, अगर स्टेट कोटा में मिल जाता हाँ है तो। स्टेट में, क्योंकि आपने रिपोर्ट तो कर दिया है बट आपने ऑनलाइन रिपोर्ट करी है, ओके ओके। तो आपने अगर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करी है तो आपको रिजाइन भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। मैं वो तो सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो स्टूडेंट पूछ रहे यस हैं। सर। चलिए, अब ये थोड़ा हमारे पास में राउंड 1 और राउंड 2 दोनों के लिए यही Yes, sir. प्रोसेस है। अब राउंड 3 में थोड़ी सी प्रोसेस अलग हो जाती है, वहां पर भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग होगी, एमसीसी सीट अलॉटमेंट होगा, देन वहां पर अब आपके पास क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, फी पेमेंट कर चुके हैं, उनको जरूरत नहीं है, ये वही करेंगे। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात भी हुई थी इस बारे में। ऐसा है कि अगर किसी ने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट नहीं किया, वो थर्ड में आ सकता है। जिसने फर्स्ट में नहीं किया वो सेकंड में आ सकता है। लेकिन जिसने थर्ड में भी नहीं किया वो स्ट्रे में कर सकता है। यस सर। अगर उसने थर्ड राउंड में भी नहीं किया तो भी स्ट्रे में जा सकता Yes, है। sir. अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है कि राउंड 3 के जो अपने रिजल्ट आया है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। फ्रेश अलॉटमेंट, मतलब कि राउंड 2 तक बच्चे को कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है, सीधा कैंडिडेट रिसीव न्यू सीट इन राउंड 3। ओके। सीट रिटर्न, राउंड 1 एंड राउंड 2 में अपग्रेड किया कैंडिडेट ने, लेकिन उसको सेम सीट अलॉट हो गई जो उसको पिछले राउंड में अलॉट हो चुकी थी, एंड अपग्रेड सीट बच्चे ने राउंड 2 में अपग्रेड करा और उसको अपग्रेडेड न्यू सीट मिल चुकी है। तो 3 तरह के रिजल्ट आउटकम्स अपने पास आएंगे। सबसे बड़ी बात जो राउंड 3 के लिए होती है, और सभी पेरेंट्स एंड बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है, मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग। राउंड 3 के अंदर हमने ये पहले बेस बनाया था ना जब इस पूरे वीडियो का, तब Yes, भी हमने sir. समझा था राउंड 1 और राउंड 2 में ऑनलाइन से भी काम चल जाता है फ्लॉट कैटेगरी Yes, में। sir. लेकिन राउंड 3 के अंदर फ्लॉट कैटेगरी नाम की कोई चीज नहीं है, आपको वहां पर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी। Yes, sir. वहां पर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, जहां पे आपको फिजिकली अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, एंड आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं एडमिशंस की उनको कंप्लीट करना है, देन आपका एडमिशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिटेन और अपग्रेड का एक ओवरव्यू दे देते हैं कि आप रिटेन और अपग्रेड आप कैसे करेंगे। वैसे तो हमने सर काफी बहुत सारी चीजें हमने समझा दी, अब ये रिवीजन चल रहा है आपका।
कि रिवीजन है। आई थिंक मेरे ख्याल से ये अभी तक का मुझे ऐसा लग रहा है कि काउंसलिंग सेशन से रिलेटेड सबसे बेस्ट वीडियो बनने Yes, वाला sir. है, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ इस वीडियो को। Yes, sir. राउंड 1 में आपको सीट अलॉट होती है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फ्रीज या फ्लोट। फ्रीज में आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, आपने वही सीट रख ली है और आपने अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आप गए, वेरिफिकेशन करवा लिया है और आप अपनी सीट को एंजॉय कर रहे हैं। आप कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी वहां कर चुके हैं। फ्लोट, आप चाहते हैं कि मैं अपग्रेड के लिए जाऊं, मेरे को थोड़ा बेटर कॉलेज मिले, तो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने और आप एलिजिबल हैं राउंड 2 के लिए। राउंड 2 आ गया, राउंड 2 की सीट अलॉटमेंट हुई, कैंडिडेट में रिसीव्ड। अब क्या हो सकता है, राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट में 3 चीजें हैं। अपग्रेड सीट हुई है आपकी, सेम सीट रिटर्न हुई है, या फिर न्यू सीट आपको अलॉट हो चुकी है। न्यू सीट उसको मिलेगी जिसको फर्स्ट राउंड में नहीं नहीं मिला मिली है। था। अपग्रेड उसको होगा जिसको फर्स्ट राउंड में मिल गया था लेकिन सेकंड में और अच्छा कॉलेज मिल गया, या फिर उससे बेटर सीट मिल गई है। और सेम सीट मतलब जिसको जो फर्स्ट राउंड में मिला था वही उसके वही। पास सेकंड राउंड में भी वही मिला है, कुछ चेंज नहीं हुआ। इसमें भी दो कैटेगरी आ गई रिजल्ट के बाद। अगर आपने, अब जिसको सेकंड राउंड में मिला वो अब थर्ड राउंड के लिए जा रहा है। यस सर, और थर्ड राउंड में भी फिर से दो कैटेगरी, यस सर, एक बन गया फ्रीज और एक बन गया फ्लॉट। अगर थर्ड राउंड के लिए आप जा रहे हो तो दो है, या तो आप जो आपको सीट मिली है आप उससे सेटिस्फाइड है, आप अपग्रेड नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप फ्रीज में आ चुके हैं, और आप चाहते हैं कि मैं राउंड 3 के लिए भी अपग्रेड में जाऊं, मुझे और बेटर कॉलेज मिल जाए, तो आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पर भी राउंड 3 में पार्टिसिपेट आपने किया, अपग्रेड करा, सीट अलॉटमेंट आया, दो वहां पे भी दो रिजल्ट है, कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ, आपकी जो सीट थी वही रही, और वो सीट आपकी रहेगी। क्योंकि हमने सर पहले भी डिस्कस किया था कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा अपग्रेड किया, मुझे क्या पता पिछली वाली सीट भी नहीं चली जाए, तो वो आपकी सीट रहेगी। और या फिर कोई न्यू आपको सीट मिलेगी। न्यू सीट में या तो आपको पहले कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई थी, या फिर आपको अपग्रेड होकर एक नई सीट मिल चुकी है, और ये एक पूरा प्रोसेस रहता है। और राउंड 3 के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। इस चीज पर हम बहुत जोर दे रहे हैं, और आप सब इस चीज का ध्यान रखें। राउंड 3 के सीट अलॉटमेंट के बाद में कोई फ्रीज या फिर फ्लॉट कैटेगरीज नहीं है नहीं। कैंडिडेट्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सीट विड्रॉल एंड रिजिग्नेशन, तो ये कैसे करना है? ये है विड्रॉल और ये है रेजिग्नेशन, दोनों अलग अलग चीजें आएंगे। यस सर। दोनों अलग चीजें। आप पहले विड्रॉल के बारे में बताइए। विड्रॉल का मतलब है सर कि आपने उस सीट को विड्रॉल कर लिया, आपने रिपोर्ट ही नहीं करा है। जिसको सपोज मुझे फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिला है और मैं चाहता हूं, मैं उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहता हूं, चाहे मैं फ्रीज कैटेगरी में, नहीं फ्रीज कैटेगरी में तो मैं आया हाँ। ही नहीं, मैं अगर फ्लॉट कैटेगरी में भी होना चाहूं तो मैं वहां पर ऑनलाइन एमसीसी पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबमिट नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब मैं विड्रॉल करना चाह रहा हूं। आप उस सीट को विड्रॉल कर रहे हो, आप उस पर कुछ हक ही नहीं जमा रहे हो, तो वो आप विड्रॉल कर लिया आपने सीट। सपोज मैंने फर्स्ट राउंड के अंदर एक सीट है, मान लो एम्स जोधपुर, मैं उसका विड्रॉल करता हूं तो सेकंड राउंड में किसी के लिए अवेलेबल रहेगी। यस सर, उस पे। और सबसे बड़ी बात कि आपका उस सीट पे राउंड 2 के बाद कोई अधिकार नहीं है। उस राउंड के बाद वो सीट आपकी जा चुकी है, उस पर आप अपना कोई भी अधिकार नहीं रख सकते कि अगले राउंड में मुझे पिछले राउंड में वो सीट अलॉट तो हुई अब थी। उसके ऊपर के उसके कॉलेज मिल मिल सकते सकते हैं। हैं। और रेजिग्नेशन मतलब? रिजिग्नेशन में सर बेसिक डिफरेंट ये है कि विड्रॉल में आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो, और रिजाइन उस सीट को करोगे जिसको आपने रिपोर्टिंग करवा ली। रिपोर्टिंग कर ली, वेदर इट इज फिजिकल और ऑनलाइन। अगर आपने उसको रिपोर्टिंग कर ली है फिर आप उसको छोड़ना चाहेंगे तो उसको रेजिग्नेशन कहा जाएगा। इसका भी एक ओवरव्यू है कि इन विड्रॉल और रिजिग्नेशन सीट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो जिसको रिसीव हो चुकी है प्रोविजनल एडमिशन। प्रोविजनल एडमिशन तो ये ऑनलाइन से ही हो रहा था। यस सर। या फिर सीट विड्रॉ और रेजिग्नेशन कैन बी डन ओनली विद इन द एमसीसी प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल। जो शेड्यूल दिया हुआ है टाइमलाइन, उसी के बीच में ये वाला काम करना पड़ेगा। जैसे कि सर इसमें एग्जांपल दें कि अगर 3 दिन का शेड्यूल दिया है तो वो 3 दिन के बीच में ही आप ये चीज कर सकते हो। उसके बाद आप ना एमसीसी को कुछ बोल सकते हो ना किसी अथॉरिटी को कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके। और या फिर जो भी कैंडिडेट है वो सरेंडर करना चाहते हैं अपनी अलॉटेड सीट को, मेरे तो ये सरेंडर करनी है, मुझे ये सीट नहीं चाहिए, तो वो भी विड्रॉल या रिजिग्नेशन कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है फ्रीज कैंडिडेट्स के लिए, ये सर हमने पहले भी करी थी। दोनों ऑप्शन अपने पास वापस आ चुके हैं, फ्रीज और फ्लोट। फ्रीज कैंडिडेट ने फिजिकल रिपोर्टिंग करी थी तो रिजाइन भी वो फिजिकल ही करेंगे, और फ्लोट कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग करी थी तो वो रिजाइन भी ऑनलाइन ही करेंगे। आपको किसी भी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है अगर आप फ्लॉट कैंडिडेट हो तो। अब कब कौन कौन से राउंड में अपन रिजाइन कर सकते हैं, तो राउंड 1 एंड राउंड 2 में हम रिजाइन कर सकते हैं सीट को। लेकिन राउंड 3 की अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप
रिजाइन नहीं कर सकते, और अगर राउंड 3 के अंदर सीट अलॉट नहीं हुई है तो स्ट्रे वैकेंसी में जा सकते एक्स्ट्रा वैकेंसी में जा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप रिफंड ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फी जब डिपॉजिट करी थी वो आप रिफंड मिल जाएगा, लेकिन रिफंड जो है वो जो भी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा, Yes. जल्दी नहीं होती है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सर हमने वैसे तो पूरा बेस बना दिया है और सारी चीजें अब जल्दी जल्दी बट होंगी। फिर भी कुछ कुछ चीजें जो बच गई हैं वो हम पर्टिकुलर राउंड्स में आप मुझे ऐड ऑन करते हैं ना, मैं Yes, एक बार कवर करता हूँ कि देखिए राउंड 1 के बारे में फिर से वापस बता रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्दी हो गया। आपको रजिस्ट्रेशन फी करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सबके लिए नेसेसरी है, फी भी जो है कैटेगरी वाइज, रजिस्ट्रेशन जो है वो कैटेगरी वाइज है। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, चॉइस फिलिंग का एक बड़ा सा अच्छा सा टाइम दिया हुआ है, लॉकिंग जो होगा वो लास्ट डे होगा, या तो वो ऑटो लॉक होगा या फिर आप कर सकते हैं उसको। राउंड 1 के बाद में उसमें सीट का अलॉटमेंट होगा और अलॉटमेंट होने के बाद में प्रोसीजर होगी 3 दिन की, उसके बाद में पब्लिक वो दिख जाएगा आपको, रिकॉर्ड पब्लिकेशन हो जाएगा राउंड 1 रिजल्ट का। उसके बाद में कैटेगरी, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, 2 कैटेगरी में स्टूडेंट्स अपने आप को बना सकते हैं, या तो फ्रीज बनाएगा या फ्लोट बनाएगा। फ्रीज क्योंकि उसको फ्रीज है तो उसको ऑनलाइन भी रिपोर्टिंग करनी होगी, साथ में फिजिकल भी करनी पड़ेगी। और अगर इस फ्रीज कैंडिडेट को सेकंड राउंड के लिए जाना है क्या वो सेकंड राउंड के लिए जा सकता है? नहीं, नहीं, क्योंकि ये फ्रीज कैंडिडेट है। हाँ, लेकिन ये स्टेट राउंड के लिए जा सकता है। स्टेट राउंड के लिए जा सकता है। स्टेट राउंड में अगर उसको मिल गया तो अच्छी बात है, वहां पर ये फिजिकल, क्योंकि इसने स्टेट राउंड में अगर उसको मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर उसने ऑल इंडिया कोटा से उसने फिजिकल रिपोर्टिंग की थी, तो रेजिग्नेशन भी फिजिकल ही होगा स्टेट राउंड। और अगर नहीं मिलता है स्टेट राउंड में तो उसके पास में ऑल इंडिया से तो सीट है। फ्लॉट कैटेगरी के अंदर हम जाए तो इसके अंदर जिस स्टूडेंट को मिला होगा उस स्टूडेंट ने एमसीसी के पोर्टल पे ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग की है, अब उसके पास में भी वो अपग्रेड हो जाता है। अगर अपग्रेड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पाता है तो उसकी सीट अभी भी वही बनी हुई है, फिर जाकर उसको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना। और इस राउंड में सबसे मेन जो चीज है सर कि फ्री एग्जिट जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो कि बच्चे बहुत बार सुनते हैं और बहुत सारी क्वेरीज होती है कि फ्री एग्जिट क्या होता है। तो फ्री एग्जिट ये होता है कि जो सीट आपने विड्रॉल कर ली, जो आपने पहले विड्रॉल कर लिया, समझाया था बच्चों तो को वही है, और ये सिर्फ राउंड 1 के लिए। राउंड 1 में ही आपके पास ऐसी सुविधा है कि आप सीट विड्रॉल करोगे और आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। मतलब जो आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के साथ साथ फीस जो डिपॉजिट की है सिक्योरिटी, वो अगर आप फर्स्ट राउंड के बाद में विड्रॉल करते हैं, विड्रॉल करने का मतलब ये है कि आप रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहे हैं, वेदर इट इज फिजिकल और इट इज ऑनलाइन, आप रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन विड्रॉल करने के बाद में भी आपके पास में ऑप्शन है कि आप राउंड 2 में जा सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। राउंड 2 तो कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो जैसे कि सबसे पहली चीज, राउंड 1 में किसी ने रजिस्टर्ड किया है लेकिन उनको सीट नहीं मिली है। दूसरा, डिड नॉट रिपोर्ट आफ्टर राउंड 1 अलॉटमेंट। अब ये जो चीज है सर, ये फ्री एग्जिट वाली है कि आपने रिपोर्ट ही नहीं करा था, रिपोर्ट नहीं किया तो आप विड्रॉल वाले केस में है। यस सर, तो आपको कोई नया रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर कोई नया जिसने फर्स्ट राउंड के अंदर वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया वो भी कर सकता है सेकंड राउंड के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद वही सारी प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट एंड 2 ऑप्शन आपके पास, फ्रीज एंड फ्लोट। फ्रीज में अगर आप सेकंड राउंड की सीट से आप सेटिस्फाइड हैं कि बस मुझे तो ये सीट, ये कॉलेज चाहिए था, मेरा ड्रीम कॉलेज था, मुझे मिल चुका है, तो आप फ्रीज कैंडिडेट की कैटेगरी में आएंगे। और आपको यूं है कि मैं को और अपग्रेड करना चाहता हूं, मेरा जो कॉलेज था, मुझे जो चाहिए था वो ये नहीं है, इससे ऊपर मिले, तो उसके लिए आप फ्लोट कैंडिडेट की कैटेगरी में आएंगे, अपग्रेड कर सकते हैं। और दोनों जगह फ्रीज में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है और ऑनलाइन रिपोर्टिंग फ्लोट के अंदर। और यहां पर जो एक जो चीज है जो राउंड 1 में थी कि फ्री एग्जिट, वो यहाँ पर फ्री एग्जिट नहीं है। एग्जिट तो आप कर सकते हो, आप अगर चाहते हो कि मैं इस सीट को विड्रॉल कर लूं या रिजाइन कर दूं तो आप वो कर सकते हो, बट कंडीशन ये उसमें कि आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट था जो कि रिफंडेबल था वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा एमसीसी की गाइडलाइन के अनुसार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। तो थर्ड वाला भी सही है। थर्ड राउंड सबसे जो सही राउंड है जिसमें आपको ध्यान रखना, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं मेरे ख्याल से, आप जल्दी जल्दी भी चल सकते हैं। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, जो राउंड 1 और राउंड 2 के कैंडिडेट्स के लिए जो अपग्रेडेशन चाहते हैं या फिर जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन 2 कैटेगरी, एक तो आपने रजिस्टर्ड ही नहीं करा राउंड 1 और राउंड 2 में, तो आप नया रजिस्ट्रेशन पहले भी क्लियर कर चुके हैं। राउंड 3 में आप अगर चाहे आपने राउंड 1 के लिए या सेकंड के लिए आपने अगर रजिस्ट्रेशन या फी पेमेंट नहीं किया हुआ है,
फिर भी आप राउंड 3 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, कि जो रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी किसकी लगेगी, जिन्होंने राउंड 2 के अंदर सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने रिजाइन या सीट को विड्रॉल कर लिया है, उनकी वो जो फी थी क्योंकि वो वहां फ्री forfeit हो एग्जिट चुकी है। अलाउड नहीं है। नहीं था। तो सेकेंड राउंड के बाद में विड्रॉल रेजिग्नेशन पे फ्री एग्जिट अलाउड नहीं नहीं है, है। इसलिए आपको थर्ड राउंड के लिए फिर से करना पड़ेगा ये Yes. वाला काम। और आपको नई रजिस्ट्रेशन फी एंड सिक्योरिटी अमाउंट देकर चॉइस फिलिंग करनी है, फ्रेश चॉइसेस होगी, लॉक होगी, अलॉटमेंट एंड रिजल्ट आएगा। थर्ड राउंड के बाद में कोई भी फ्रीज और फ्लॉट की कैटेगरी नहीं नहीं है। है। यहाँ पर आपको सबमिट करने हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, एडमिशन फॉर्मेलिटीज और जब होगी, ये है ही नहीं कैटेगरी तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग करनी करनी है। है। और ये इसमें आपको रिपोर्टिंग करनी ही करनी है। इसमें अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आप फर्दर किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, एमसीसी आपको डीबार कर देगी। ओके। स्ट्रे वैकेंसी राउट, वही फ्रेश रजिस्ट्रेशन अगर किसी बच्चे ने पहले नहीं किया है और वो सीधा स्ट्रे में आ रहा है तो वो कर सकता है। डाटा शेयरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो डाटा शेयरिंग है। ये मैं थोड़ा सा सर बच्चों को एक्सप्लेन करता हूं कि डाटा शेयरिंग में क्या होता है कि राउंड 3 ऑल इंडिया और स्टेट का हो चुका है। अब राउंड 3 के बाद जितनी सीट्स बची है या फिर जितनों पर रिपोर्टिंग बच्चे कर चुके हैं वो डाटा एमसीसी अपने पास लेगी और सभी सेंटर और स्टेट के बीच वो डाटा शेयर होगा। अब स्ट्रे वैकेंसी जब एमसीसी थर्ड स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए करवाएगी तो वो ये देखेगी कि जिन कैंडिडेट्स ने फिल किया है स्ट्रे वैकेंसी के लिए उनको किस या तो स्टेट में या फिर एमसीसी में राउंड 3 के लिए कोई सीट अलॉट हो रखी है या नहीं हो रखी है। अगर उन कैंडिडेट्स को पहले से कोई सीट अलॉट होगी और वो यूथ सोचा है कि मैं रिजाइन कर देता हूँ, फर्दर राउंड में मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हिस्ट्री में अगर मेरे को मिल भी जाए तो ये अगर कोई बच्चा सोच रहा है तो वो ना सोचे, क्योंकि आपसे पहले एमसीसी इस चीज को सोच चुकी है और वो आपको सीट ही अलॉट नहीं करेगी। इसीलिए डाटा शेयरिंग लास्ट ईयर से एमसीसी ने चालू किया और ये काफी बढ़िया है जो लो रैंक के बच्चे हैं उनके लिए, कि मतलब इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो पहले नहीं मिल पा रहा था। देन वही है एक तरह से चीज। सीट प्रोसेस, फिजिकल रिपोर्टिंग एंड फाइनल डाटा जो भी है, जो फाइनल डाटा है वो वापस शेयरिंग हो जाए। ये प्रोसेस होगा तो ऑनलाइन, लेकिन आपको इसमें भी रिपोर्टिंग फिजिकल करनी है। इसमें पूरा प्रोसेस आपका रिपोर्टिंग फिजिकल ही होगा क्योंकि ये आपका फाइनलाइज कॉलेज है। ओके, ठीक है। चलिए, ये तो था हमारा। आई होप आपका ये पूरा प्रोसीजर जो है वो पूरा प्रोसेस जो है समझ में आया होगा, क्योंकि डेफिनेटली हमने इस चीज को समझाने में वही चीज की है जैसा कि मैं क्लास के अंदर हम लोग करते हैं कि पढ़ाने का तरीका, पहले उसका बेस बनाया गया, उसके बाद में सारी चीजें कवर की गई है और एंड में वो चीजें बहुत जल्दी कवर हो गई। अगर फिर भी आपको कुछ भी किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप इस टॉपर्स विंग के यूट्यूब चैनल के अंदर कमेंट सेक्शन में जाएं और यहाँ पर कोई भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाए और आप उससे आपका कम से कम काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर जो गलतियां शायद हो सकती थी और वो बच जाए। एक बार आपको ये वीडियो खुद के साथ साथ अपने फैमिली मेंबर को भी दिखाना है ताकि वो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में आपके साथ में जुड़कर काम कर पाए, क्योंकि जब घर के बड़ों का दिमाग लगता है तो चीजें कुछ अच्छी ही दिशा में बढ़ती है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था, नीट के साथ भी और नीट के बाद भी हम लोग आपको डॉक्टर की तैयारी, डॉक्टर बनने की कोचिंग में तैयारी कराने के साथ साथ आपके नीट के आपके मेडिकल कॉलेज के पहले दिन तक भी आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय। थैंक यू।